कारोबार की खुली छूट चाहिए थी और अपने लिए ऐसी पनाहगाह चाहिए थी जहां भारतीय कानून का हाथ सीधे न पहुंच सके। यहीं से अपराध और आतंक का रास्ता एक दूसरे से जुड़ने लगा। दाऊद का पुराना तस्करी नेटवर्क अब नए काम के लिए इस्तेमाल होने लगा। समुद्री रास्तों से हथियार और विस्फोटक भारत लाने की साजिश बनी। उसके भरोसेमंद लोगों को जिम्मेदारी दी गई। फिर आया 12 मार्च 1993, जब मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों ने शहर को झकझोर दिया। शहर बाजार, व्यावसायिक इलाके, भीड़भाड़ वाली जगहें, हर तरफ मौत और तबाही का मंजर था। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और पूरे देश ने पहली बार इस पैमाने पर संगठित आतंकी हमला देखा। उस दिन के बाद दाऊद इब्राहिम का नाम सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहा। वह भारत के सबसे बड़े भगोड़े अपराधी और आतंक से जुड़े चेहरे के रूप में देखा जाने लगा। इन धमाकों के बाद डी कंपनी के भीतर भी दरार पड़ गई। कुछ लोग, खासकर छोटा राजन जैसे नाम, उससे अलग हो गए। गैंग के भीतर अब जाति, मजहब, वफादारी और देशभक्ति की बातें भी खुलकर सामने आने लगीं। लेकिन दाऊद का नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि एक दो लोगों के जाने से वह खत्म नहीं हुआ। उसका साम्राज्य तस्करी, हवाला, रियल एस्टेट, फिल्म फाइनेंसिंग, ड्रग्स और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के दूसरे धंधों तक फैल चुका था। भारत छोड़ने के बाद भी उसका असर खत्म नहीं हुआ। वह दूर बैठकर भी फैसले लेता रहा, लोगों को मरवाता रहा और डर का कारोबार चलाता रहा। दाऊद की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। यह उस शहर की कहानी है जहां गरीबी और चमक साथ साथ चलती है। यह उस सिस्टम की कहानी है जिसमें एक ईमानदार बाप का बेटा अपराध की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंच जाता है। यह उस लालच की कहानी है जिसमें एक लड़का पहले छोटे अपराध करता है, फिर गैंग में घुसता है, फिर अपना गिरोह बनाता है, फिर शहर पर असर जमाता है और आखिर में एक ऐसे मोहरे में बदल जाता है जो देश के खिलाफ इस्तेमाल होता है। उसके भीतर सिर्फ अपराधी नहीं था, एक व्यापारी दिमाग भी था जिसने डर को भी कारोबार की तरह चलाया। यही वजह है कि दाऊद इब्राहिम का नाम सिर्फ मुंबई के अंडरवर्ल्ड की फाइलों में नहीं, बल्कि भारत के आधुनिक अपराध इतिहास के सबसे काले अध्यायों में दर्ज है।